हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे अपनी क्लास 8th की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है निम्नलिखित के जोड़े लगाएं। इसमें मिलान करना था। तो दीवानी, दीवानी मतलब होता है भू राजस्व वसूलने का अधिकार, इसे दीवानी कहते हैं। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता था। रानी चेन्नम्मा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। सिपाही सिपॉय बोलते हैं इसको। वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो ये हमारा पहला का आंसर हुआ। दूसरा है रिक्त स्थान भरे। तो इसमें पहला है बंगाल पर अंग्रेजों की जीत पलासी की जंग से शुरू हुई थी। पहला क्या होगा? पलासी। दूसरा हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली। तीसरा है डलहौजी ने हड़प नीति का सिद्धांत लागू किया था। हड़प नीति को ही विलय नीति भी कहते हैं। और चौथा है मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थी। ठीक है, ऐसे अगर अपना भारत है तो मराठा यहाँ महाराष्ट्र वाले एरिया में था। तो ये हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं, सही या गलत बताएं। तो पहला है मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में मजबूत होता गया। ये गलत है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के बाद जो क्या हुआ था कि मुगल साम्राज्य कमजोर होते गया था। औरंगजेब के बाद कोई भी अच्छा शासक, मजबूत शासक नहीं है जो अपने साम्राज्य को अच्छे से स्थापित कर सके। इसलिए 18वीं शताब्दी के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया था। दूसरा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। ये भी गलत है, क्योंकि डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली कंपनियां भी थी जो भारत के साथ व्यापार करती थी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी। इसके बाद अगला महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। ये बिल्कुल सही है। राजा रणजीत सिंह कहाँ के थे? पंजाब के थे। चौथा, अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। ये गलत है, क्योंकि अंग्रेजों ने कई बदलाव किए थे। जैसे प्रशासन और राजस्व व्यवस्था में इन लोगों ने कई बदलाव किया था। ठीक है, तो उन लोगों का जो इलाका था ना शासकीय, उन इलाकों में उन लोगों ने कई बदलाव किए थे। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे अपना। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? क्यों यूरोपीय कंपनियां जो थी वो भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी? तो देखो, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ इसलिए आकर्षित हुई क्योंकि भारत में कई कीमती चीजें थीं। यूरोप में भारत के बारीक सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की बहुत मांग थी। ये चीजें भारत में सस्ते दामों पर मिलती थी। ठीक है, सस्ते दामों पे ये सारी चीजें मिलती थी। और ये जो रेशम, सूती कपड़े और काली मिर्च, इलायची, ये सब है, इनकी बहुत वहाँ पे मांग थी यूरोप में। इनकी कंपनियां इन्हें खरीदकर यूरोप में महंगे दामों पर बेचती थी। यहाँ सस्ते में खरीद के वहाँ पे महंगे दामों पर बेचती और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती थी। इसके अलावा भारत में नदियों के किनारे व्यापारिक केंद्र बनाना आसान था, जिससे सामान ले जाने ले आने में सुविधा होती थी। तो इसलिए यहाँ पे यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आकर्षित होती थी, भारत की ओर आकर्षित होती थी। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अपना। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? तो इन दोनों के बीच किस बात पे विवाद था, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच? तो देखते हैं हम। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कई बातों पर झगड़ा था। नवाबों का कहना था कि कंपनी व्यापार में धोखा दे रही थी और बंगाल के खजाने को नुकसान पहुंचा रही थी। कंपनी बिना टैक्स दिए, ठीक है, बिना टैक्स दिए व्यापार करती थी, जिससे नवाबों को गुस्सा था। नवाबों ने कंपनी को विशेष छूट देने से मना कर दिया और उनसे टैक्स या नजराना मांगा। ठीक है, दूसरी तरफ कंपनी को लगता था कि नवाब उनके व्यापार में रुकावट डाल रहे हैं और उनकी सत्ता इससे कमजोर हो रही है, और इसी वजह से दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। ठीक है, ये राजस्व की लड़ाई थी कि आप हमें टैक्स दीजिए, टैक्स देके यहाँ पे व्यापार करिए। लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे ऐसा, इसलिए यहाँ पे इन दोनों के बीच विवाद होते रहता था। छठवां क्वेश्चन है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? तो देखते हैं दीवानी मतलब क्या था। दीवानी हम लोग पहला अपना क्वेश्चन देखे थे ना। यहाँ पे दीवानी का मतलब होता है भू राजस्व वसूलने का अधिकार। ठीक है, तो भू राजस्व अगर कोई वसूलेगा, भू मतलब जमीन और राजस्व मतलब वो टैक्स, तो उससे क्या फायदा पहुंचेगा? तो देखो क्या फायदा पहुंचेगा। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फायदा हुआ। क्या हुआ? कंपनी को बंगाल का भू राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार मिला, जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिलने लगा। ठीक है, इस पैसे से कंपनी को ब्रिटेन से सोना लेने की ज़रूरत कम हो गई। पहले क्या होता, जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो पैसा देते हैं और पैसा दे के हम क्या करते हैं, कोई सामान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब वो लोग ना क्या करने लगा, पहले पैसे के बदले वो लोग ब्रिटेन से सोना लेके आता था। जैसे हम लोग सामान के बदले पैसा देते हैं, वैसे वो लोग यहाँ से सामान लेके जाता तो उसके बदले सोना देता था। और अब क्या हुआ कि उन लोग को तो यहीं पे दीवानी मिलने लगा, पैसा मिलने लगा, तो उनको सोना लाने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उन लोगों ने सोना अब ज़रूरत उसकी कम हो गई उन लोगों को। कंपनी इस कमाई से अपनी सेना को मजबूत
मजबूत कर सकती थी, किला बना सकती थी और व्यापार बढ़ा सकती थी। और यहाँ से जो उनको दीवानी मिलता, जो उनको पैसा मिलता, वो अपनी सेना को मजबूत करती, अपने किले बनाती और यहाँ पे अपना व्यापार बढ़ाती थी। अब ये सब फायदे हुए उनको। हम सातवां देखते हैं, सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक व्यवस्था की व्याख्या करें। सहायक व्यवस्था की क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देखो, सहायक संधि एक ऐसी नीति थी जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। कौन शुरू किया? लॉर्ड वेलेस्ली। इसके तहत भारतीय रियासतों को कंपनी के साथ एक समझौता करना पड़ता था। अब वो समझौता क्या था? तो देखो, भारतीय राजा को अपनी सेना में अंग्रेजी सैनिक रखने पड़ते थे। जो भारतीय राजा थे वो अपनी सेना में क्या रखते? अंग्रेजी सैनिक रखते थे। इन सैनिकों का खर्चा राजा को देना पड़ता था। मतलब सेना किसकी होती? अंग्रेजों की। और उनका खर्चा कौन देता? तो राजा। ठीक। कंपनी बदले में राजा की रक्षा का वादा करती। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजी सेना जो थी, वो राजा की बोलती कि हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन राजा को अपनी विदेश नीति, यानी विदेश नीति मतलब दूसरे देशों से संबंध पर कंपनी का नियंत्रण मानना पड़ता था। मतलब उन लोगों ने बोला कि हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन विदेश नीति हमारे अंदर रहेगी। ठीक है। इससे राजा की आज़ादी कम हो गई और कंपनी पर नियंत्रण बढ़ जाता। अब राजा को विदेश में दखल देना कम हो गया, जिससे राजा की आज़ादी कम हो गई और कंपनी का नियंत्रण कहाँ बढ़ गया? राजाओं के राज्यों में बढ़ गया। इसमें और भी था सहायक संधि में कि जब भी सहायक संधि होती और अगर राजा सेना के लिए पैसे नहीं दे पाता था तो उनके राज्य को अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते थे। ठीक है। अगर रकम राजा नहीं दे पाते थे, सैनिक वाली रकम पूरी नहीं अदा कर पाते थे, तो उन्हें अपने राज्य देने पड़ते थे अंग्रेजों को। अब आठवां क्वेश्चन, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? तो हम इसका आंसर देखते हैं। कंपनी का शासन, भारतीय राजाओं का शासन, दो भागों में हम बांट लेते हैं। देखो, कंपनी के शासन में क्या था? कंपनी ने प्रेसिडेंसी बनाई, जिसका नेतृत्व कौन करता था? गवर्नर। जो कंपनी मतलब अंग्रेजों का जो शासन था, तो कंपनी का ने प्रेसिडेंसी बनाई थी। ठीक है। 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ठीक है। बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो इनका कौन होता था? इसका नेतृत्व कौन करता था? गवर्नर करता था। जबकि जो भारतीय राजा का शासन था ना, राजाओं के राज्य छोटी छोटी इकाइयों में बटे थे, जो उतने व्यवस्थित नहीं थे। यहाँ सब अपने अपने मतलब छोटी छोटी इकाइयों में लेके बटे हुए थे। ठीक है। कंपनी का प्रशासन ब्रिटिश कानूनों पर आधारित था। कंपनी का प्रशासन किस पर आधारित था? ब्रिटिश कानून पे। और राजाओं का प्रशासन स्थानीय और परंपरागत नियमों पे चलता था। ठीक। नेक्स्ट, कंपनी का मकसद सिर्फ व्यापार करना और मुनाफा कमाना था। कंपनी क्या चाहती थी? कि हमें बस व्यापार करना और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। जबकि यहाँ के जो राजा थे वो अपनी प्रजा और राज्य की भलाई के लिए काम करते थे। कंपनी ने नए टैक्स और कानून लागू किए और राजाओं के टैक्स और नियम पुरानी परंपरा पर आधारित थे। कंपनी जो थी ना, ये नए नए टैक्स लाते और कानून लाते, क्योंकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना था। राजा जो थे वो अपने नियम, जो पुराने नियम थे उसी पे उनके नियम आधारित होते थे, टैक्स। 9वां देखते हैं हम लोग, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। तो यह है, कंपनी की सेना में समय के साथ कई बदलाव आए थे। ठीक है। क्या बदलाव आए थे? पहले कंपनी की सेना में ज़्यादातर घुड़सवार सैनिक थे, लेकिन 1820 के दशक में पैदल सैनिकों की जरूरत बढ़ गई। पहले क्या थे? कंपनी की सेना में घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुए? पैदल सैनिक। फिर नई युद्ध तकनीकों के कारण मस्किट और तोपों का इस्तेमाल बढ़ा। मतलब अब तो नई युद्ध तकनीकें आने लगी। ठीक है। तो नई युद्ध में बंदूकें आई और तोपों का इस्तेमाल होने लगा। कंपनी की सेना भारत के अलावा बर्मा और अफगानिस्तान जैसे देशों में भी लड़ना पड़ता था। कंपनी की सेना कहाँ लड़ती? वो भारत में तो रहती, लेकिन इसके अलावा ना वो लोग बर्मा और अफगानिस्तान जैसे देशों से भी लड़ते। इसलिए सैनिकों को नई तरह की ट्रेनिंग दी जाने लगी। अब मतलब सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी जाती थी। ठीक है। सिपाहियों को बदलती परिस्थितियों के अनुसार तैयार किया जाता, जिससे सेना और मजबूत हो गई। जैसी परिस्थिति होती उनको वैसा तैयार किया जाता और उनकी सेना मजबूत होती चली गई। तो देखो क्या क्या कितने बदलाव आए। कंपनी की सैनिक संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें तो देखो, समय के साथ बहुत बदलाव आए। घुड़सवार थे, फिर पैदल सैनिक आ गए। नई नई युद्ध तकनीकों का, जैसे बंदूक का, तोप का इस्तेमाल होने लगा। कंपनी के सैनिक भारत के अलावा अलग अलग देशों से भी लड़ाई करते, युद्ध में जाते, और फिर उनको और भी अलग परिस्थितियों के अनुसार उनको बदला जाता, जिससे वो लोग और मजबूत होते चले गए। अब हम लोग अपना 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ये है, बंगाल में किसानों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक नए छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। तो इसमें जो बदलाव आए ना उसके बारे में बताना है। तो देखो, अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे गांव से बड़ा और महत्वपूर्ण शहर बन गया। ठीक है। यहाँ की संस्कृति, शिल्प और जीवन शैली में कई बदलाव आए जब अंग्रेजों ने
क्या किया, जीता। और कलकत्ता एक गांव था, पहले 3 गांव को मिला के बना था, ठीक। गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकत्ता, ये शायद 3 शहर थे, इनको मिला के कलकत्ता बना था। और तो इसमें क्या बदलाव है, यूरोपीय निवासियों की संस्कृति। यूरोपीय लोग, खासकर अंग्रेज, अपने साथ अपनी जीवन शैली लाए। वे बड़े बड़े बंगले बनवाते जिसमें यूरोपीय शैली की सजावट होती। वे चर्च जाते, अंग्रेज खाना खाते और नाच गान के लिए बॉल पार्टी का उपयोग करते थे। मतलब देखो यहाँ की संस्कृति बदली। भारतीय निवासियों की संस्कृति। भारतीय लोग अपनी परंपराओं को मानते थे। वे स्थानीय त्योहारों जैसे दुर्गा पूजा, होली मनाते थे। उनके घरों में बंगाली और भारतीय शैली की सजावट होती थी। शिल्प देखो, कलकत्ता में सूती और रेशमी कपड़ों का काम बहुत होता था। भारतीय कारीगर बारीक नक्काशी वाले कपड़े बनाते जिन्हें यूरोप में बहुत पसंद किया जाता है। यूरोपीय लोग भी अपने लिए फर्नीचर और सजावटी सामान बनाते थे, ठीक है। जीवन शैली। यूरोपीय लोग ज़्यादातर व्यापार और प्रशासन में व्यस्त रहते, जबकि भारतीय लोग खेती, व्यापार, छोटे काम करते थे। शहर में बाजार, किले, दफ्तर बनाने से यहाँ की जिंदगी और व्यस्त हो गई थी। तो ये बदलाव है, ठीक। अब 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी के बारे में तस्वीर, कहानियां, कविताएं और जानकारी इकट्ठा करें। झांसी की रानी, महादजी सिंधिया, हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी, या आपके इलाके का कोई पुराना शासक। तो हम अगर कैमूर की बात करें तो वहाँ के हो जाएंगे, रोहतास नज़दीक है ना, तो अपने हो जाएंगे कौन, शेरशाह सूरी, ठीक है। तो हम लोग पहले रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। उनका जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था, ठीक। वे बहुत बहादुर और कुशल योद्धा थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। इसके बाद इनकी कहानी क्या है, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की हड़प नीति का विरोध किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया था। 1857 में उन्होंने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। वे घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाती थी, अपने बच्चे को पीठ पे बांधकर, अपने बेटे को पीठ पे बांधकर लड़ती थी। उनकी एक कविता भी है, क्या है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। और इसका आप लोग इसमें और भी जो शासक हैं इनके बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे महादजी सिंधिया मराठा के हो गए, और फिर हैदर अली ये मैसूर के हो गए, रणजीत सिंह पंजाब के, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति जो लेके आए थे, और इन्होंने कई राज्यों को हड़पा था, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो अगले चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में